साथियों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं क्या है। काफ़ी दिनों से आपको, लगभग एक हफ्ता से आपको टेक्निकल इशू होने की वजह से आप लोगों के बीच कोई क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। आज का पहला न्यूज है स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल के बारे में इसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने वाले ऑनलाइन पोर्टल है। अगला पॉइंट है, स्वाति पोर्टल का डाटाबेस लिंग अंतर की चुनौतियों को समाधान करने के लिए नीति निर्माण काम आएगा। अगला पॉइंट है, पोर्टल एक संपूर्ण इंटरैक्टिव डाटाबेस है और भारत में अपनी तरह का पहला, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है, पोर्टल विशेषता, योग्यता, प्रकाशन आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर महिला छात्र संकाय वैज्ञानिकों को प्रोफेशनल स्व पंजीकरण की अनुमति देता है। अगला पॉइंट है, डैशबोर्ड राज्यों और संस्थानों को STIMS की भूमिका महिलाओं को विवरण का विस्तृत प्रदान करता है। इसका उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। समानता, विविधता और समावेशिता से मुद्दों पर विश्वसनीय सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालीन अनुसंधान को सक्षम करने के लिए शिक्षा और उद्योग दोनों में करियर के सभी चरणों विषयों पर प्रत्येक भारतीय महिला विज्ञान WIS में महिला शामिल करने का प्रयास तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चलिए आज का दूसरा न्यूज़ देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, BPSC के पर्सपेक्टिव से या UPSC पर्सपेक्टिव से या किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारे इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का दूसरा न्यूज़ देख लेते हैं। प्राचीन गुप्तेश्वर वन चर्चा में क्यों है। ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटे प्राचीन गुप्तेश्वर वन का राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। राज्य में अब 4 BHS, अन्य 3 मदरुस और महेंद्रगिरी गर्दमर्धन है। आइए जान लेते हैं गुप्तेश्वर वन के बारे में। गुप्तेश्वर वन के बारे में, यह स्थल 350 हेक्टेयर सीमांकित क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला पॉइंट है, स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पूजे जाने वाले इसके पवित्र खांचे के साथ साथ यह स्थल वनस्पति जीवों को एक विस्तृत श्रृंखला सूचित करता है। अगला पॉइंट है, जंगल में स्तनधारी की 28 प्रजातियाँ, पक्षियों की 188 प्रजातियाँ, उभयचरों की 18 प्रजातियाँ, सरीप यानी सांप का 48 प्रजातियाँ, मछलियाँ 45 प्रजातियाँ और तितलियाँ 141 प्रजातियाँ मौजूद है। अगला पॉइंट है, भारतीय तुरही वृक्ष और भारतीय सुनेकुट कुंभी गम वृक्ष में लहसुन, नाशपाती वृक्ष, चीनी, बुखार, बेल आदि, भारतीय संयुक्त देवदार, आद्रिक, हल्दी के कई जंगल फसल संबंधी पौधे, संकटग्रस्त औषधि पौधे वहाँ पाए जाते हैं। आइए जान लेते हैं, गुप्तेश्वर की चूना पत्थर की गुफाएं दक्षिण उड़ीसा में पाए जाने वाली कुल 16 प्रजातियाँ में से 8 प्रजातियाँ चमगादड़ को सुशोभित है। अगला पॉइंट है 2 प्रजातियाँ हिम्पोसिडोरस गैलेरिटस और राइनोफोलोकस रक्सरी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लगभग संकटग्रस्त श्रेणी में है। अगला पॉइंट है, जैव विविधता का विरासत स्थल। ऐसे स्थल का उल्लेख जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 में किया गया है। अगला पॉइंट है, अधिनियम के अनुसार यह क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जो अद्वितीय परिस्थिति के रूप में नाजुक परिस्थिति का तंत्र है।
अगला पॉइंट है, राज्य सरकार के पास ऐसी साइट को अपने अधिकार क्षेत्र में घोषित करने की शक्ति परामर्श करना होगा। ऐसा करने से पहले उन्हें स्थापित निकायों से वे सुझाव की मांग कर सकते हैं और उन साइटों पर विचार सुझाए गए कर सकते हैं जो जैव विविधता का प्रबंधन समितियां का ऐसे अन्य प्राधिकरणों द्वारा पहले ऐसे स्थल का प्रबंधन संरक्षण नियम परामर्श से राज्य सरकार द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार के राज्य सरकार विविधता विरासत स्थल की ऐसी किसी घोषणा के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित या विस्थापित होने वाले लोगों को मुआवजा देने का पुनर्वास करने की योजना बना सकती है। ठीक है। और 2024 में अब तक भारत में 44 साइटें खोजी गई है। चलिए तीसरा न्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रो पोर्टल यानी ग्रो रिपोर्ट एवं पोर्टल चर्चा में क्यों है। कृषि वानिक के साथ बंजर भूमि की हरियाली का पुनर्स्थापना ग्रो रिपोर्ट पोर्टल आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र द्वारा लॉन्च की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे मेंस के पर्सपेक्टिव से जरूर देखिए। आप लोग इस सेशन को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हम आप लोगों के बीच बेहतर कंटेंट के साथ आते हैं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों को अच्छा लाभ मिलेगा और एग्जाम में इससे बाहर कभी भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसी चीज़ को मैं लाता हूँ आप लोगों के बीच। उसका मुख्य विवरण के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग के नेतृत्व में इस बहु संस्थागत प्रयास ने भारत के सभी जिलों में कृषि वानिक उपयोगिता का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग किया गया है। विषयगत डेटा सेट का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकता के लिए एक कृषि वानिक उपयोगिता सूचकांक ASSI विकसित किया गया था। अगला पॉइंट है, रिपोर्ट राज्यवार जिलावार विश्लेषण प्रदान करती है जो हरियाली और बहाली रिपोर्ट परियोजना के सरकारी विभाग द्वारा उद्योग को समर्थन करती है। अगला पॉइंट है, वर्तमान रिपोर्ट कृषि वानिकी के लिए कम उपयोग करने वाले विशेष रूप से बंजर भूमि का परिवर्तित करने का संभावित लाभों पर रेखांकित करती है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में कृषि वानिकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 8.65% यानी लगभग 28.4 मिलियन हेक्टेयर का कवर करती है। यह सजा प्रति भूमि या और किसी योग बंजर भूमि को कृषि वानिक के माध्यम से उत्पादन उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में TGA का लगभग 96% बंजर भूमि इसे उत्पादक उपयोग के लिए परिवर्तन की आवश्यक है। अगला पॉइंट है, कृषि वानिक हस्तक्षेपों के लिए इन बंजर भूमि को मैप करने और प्राथमिकता देने के लिए GISA का नियमित किया जाता है। इस रिपोर्ट और पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले भुवन पर कृषि वानिक ग्रो उपयोगिता मानचित्र को इससे पहले के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली पोर्टल का शुभारंभ शामिल है जो राज्य और जिला में डेटाबेस पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, टाइपिंग में कहीं हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। इस पोर्टल से सरकारी निकाय द्वारा कृषि वानिक पहलों को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। ये द्वारा कृषि, ठीक है। और अगला देख लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर से कला एवं संस्कृति। भरतनाट्यम वर्ष 2000 ईस्वी से अधिक पुराना है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के उत्पन्न होने वाला नृत्य है। यह भारत का सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य भी है। अगला पॉइंट है,
भारत का मुनि और नाट्यशास्त्र इसका वर्णन किया गया है। और नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण इस नृत्य शैली का चर्चा करता है। माना जाता है कि भारतनाट्यम भगवान ब्रह्मा ने भारत को बताया था। रुक्मणी देवी और उडेल इस नृत्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा नाम है। तमिल महाकाव्य शिल्पलाक्रम में इस नृत्य शैली का सीधा संदर्भ है। अगला पॉइंट है, इसमें एक गायक, एक बांसुरी वादक, एक मृदगम वादक, एक वीणा वादक और एक करताल वादक होता है। इसे शारीरिक क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है, समभंग, अंगभंग, त्रिभंग। भरतनाट्यम एक एकल स्त्रीय नृत्य है, यानी एक ऐसा नाटक है जो स्त्री ही सिर्फ कर सकता है। भरतनाट्यम नृत्य कविता पाठ करने वाले शक्ति का नडवनर कहते हैं। ठीक है, चलिए आज कला एवं संस्कृति कथकली का उदय 17वीं शताब्दी के त्रावणकोर में हुआ था। यह भारत के मुनि नाट्यम शास्त्र पर आधारित है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें अभिनयकर्ता कभी बोलते नहीं हैं। चेहरे पे भाव, भंगिमाओं और हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, कथकली अभिनय नृत्य और संगीत का समन्वय है। विषय वस्तु रामायण और महाभारत पर आधारित होती है। इसे केवल खुले आसमान और नीचे में प्रदर्शित किया जा सकता है। इस नृत्य के गीत सांस्कृतिक मलयालम भाषा में होता है। इसमें नायकों, राजा और देवताओं के लिए हरा रंग का उपयोग किया जाता है। इसमें दुरावात्यु कुर्तात के लिए लाल और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें नाटक गीत में मंच पर 2 गायक द्वारा गाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मुकुंदराज, कोप्पन नायर, शांता राव, गोपीनाथ कृष्ण, NVR आदि प्रमुख कलाकार थे। इसमें जटिल चाल बोल, हाथों में विभिन्न इशारों की मुद्रा कहा जाता है। कृष्णा आटम तथा रामा आटम आदि कथाकली की ही देन है। कथाकली गीतों के पाठ और अट्टा कथा का नाम से जाना जाता है। चलिए आज का प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अबू धाबी में BPS मंदिर का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। इसका विश्लेषण जान लेते हैं। अबू धाबी में बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनाथन संस्था BPS हिंदू मंदिर महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्तियां को अभिषेक जश्न मनाया। यह मंदिर भारत का संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर धार्मिक समझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। अबू धाबी में BPS मंदिर मध्य पूर्व का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न है, कोची हवाई अड्डे में प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर से अद्वितीय क्या बनाता है? तो मुझे लगता है इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। BPCL कोची हवाई अड्डे पर एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि CIAL भूमि जल हरित ऊर्जा संसाधनों का योगदान देगा। अगला क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? छत पर बागायती बढ़ा देना, 1 करोड़ घर में बिजली, यानी डी हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन सी हो जाएगा, इसका गलत। PM सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को योजना का शुभारंभ की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करके मुफ्त बिजली प्रदान करना, हर महीने 300 यूनिट तक बिजली पेशकश की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर का दीवार कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा उत्तर बाल्टिक सागर यानी बी। शोधकर्ता के बाल्टिक सागर में जर्मन तट के पास एक पत्थर का दीवार मिली है। बाल्टिक सागर में कई मीटर की गहराई पर खोजा गया है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर विश्व का पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? इसका हो जाएगा उत्तर दुबई। दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया का पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से दुबई में शहरी व्यापी इलेक्ट्रॉनिक एरियल टैक्सी सेवा और वर्टिकल पॉट नेटवर्क की तैनाती का मार्ग प्रशस्त किया है। चलिए, आज का प्रश्न यहीं तक। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।